हेलो बच्चों, कल हमने बीए सेकेंड ईयर में ब्रिटिश में मंत्रिमंडल के शक्तिशाली होने के कारण पढ़े थे। आज हम थोड़ा सा हमने वो भी पढ़ा था कि क्या मंत्रिमंडल अधिनायक बन सकता है। तो कल हमने थोड़ा सा परिचय और 2 पॉइंट पढ़ चुके थे कि क्या ब्रिटिश में मंत्रिमंडल अधिनायक बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास शक्तियां ज़्यादा आ गई। अधिनायक यानी तानाशाह, क्या वो तानाशाह बन सकता है, ये प्रश्न कह रहे हैं। लेकिन फिर उनका उत्तर आया कि ब्रिटिश में मंत्रिमंडल अधिनायक नहीं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनके ऊपर भी नियंत्रण है। तो 2 पॉइंट पढ़ चुके हम। विरोधी दल का अस्तित्व, यानी जब वहाँ 2 दल है, ब्रिटिश में 2 दल है। थोड़ा सा ये 2 पॉइंट कल पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा वापस समझा तो 2 दल है। शॉर्टकट में 2 दल है वहाँ। एक तो सरकार बनाता है, सरकार की जो कार्य करता है, और दूसरा विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। तो जैसे ही मंत्रिमंडल कोई गलती करेगा तो विरोध उनकी कमियों को निकालेगा और जनता के सामने रखेगा, और जनता के सामने आएगी तो जनता फिर उस विपक्ष दल को चुनेंगे अगली बार। तो वो ऐसा कभी भी इतना नियंत्रण नहीं रखेंगे लोगों पर, या तानाशाही या अधिनायक नहीं बन सकता, क्योंकि उनको विरोधी दल का डर है। दूसरा बताया है दबाव समूह की भूमिका। दबाव समूह वो होता है जो सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांगों को पूरा करवाते हैं। वो कई राजनीति में तो भाग नहीं लेते, लेकिन बहुत ही प्रभावपूर्ण होते हैं वो। जैसे किसान यूनियन, पूरा किसान सारे होते हैं, वो सब एक हो जाते हैं कि हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे, ये अगर हमने हमारी मांगे नहीं की। मजदूर यूनियन और व्यापारी यूनियन, ऐसे बहुत सारे यूनियन जो भी अपने खुद के धंधे के लिए एक यूनियन बनाते, वो फिर बाद में प्रभावित करते किसको? सरकार को प्रभावित कर दे कि ये हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम वोट नहीं देंगे। तो दबाव समूह की भूमिका के कारण मंत्रिमंडल ब्रिटिश में अधिनायक या तानाशाही नहीं बन सकते। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। उसमें थोड़ा सा बाकी था, ये क्या कहते हैं, दबाव समूह का थोड़ा सा बाकी था। वही कि मजदूर दल वगैरह सब होते हैं जो सरकार पर दबाव डालकर वो उनकी मांगों को मनवाना ही पड़ता है, और सरकार उनकी मांगे मानते हैं, इसलिए वो दबाव में रहते हैं सरकार। इसलिए मंत्रिमंडल को शक्तिशाली कल पढ़ा हमने, शक्तिशाली इतना बनाया है, लेकिन वो अधिनायक या तानाशाह नहीं बन सकता। तीसरा पॉइंट पढ़ना था हमें। तीसरा पॉइंट है जनमत की शक्ति। इनके कारण भी मंत्रिमंडल तानाशाह या अधिनायक नहीं बन सकते। जनमत की शक्ति यानी जनता की वहाँ पे शक्ति है। तो इसमें है मंत्रिमंडल के अधिनायकत्व पर एक दूसरी प्रभावशाली प्रतिबंध जनमत की शक्ति है। मंत्रिमंडल सत्ता में उसी स्थिति में रह सकता है जबकि वह जनमत के प्रति सचेत हो, यानी जनता जो भी मांग करे तो उनके सचेत होना चाहिए कि जनता सुखी है या नहीं, उनके हित के कार्य हो रहे कि नहीं हो रहे, उनके कल्याणकारी कार्य हो रहे कि नहीं हो रहे। ब्रिटेन में सरकार जनमत पर ही आश्रित होती है, क्योंकि वहाँ लिखित संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है। तो ज़्यादातर कई बार परंपरा से आ रही वही बातों को माना जाता है। तो जनता पर सरकार आश्रित है, क्योंकि जनता की राय से ही कानून बनाया जाता है, और जनमत का सरकार पर पर्याप्त प्रभाव होता है। निसंदेह एक निश्चित अवधि के बाद जिन्हें जनता के पास मतों की भीख मांगने के लिए जाना पड़ता है, यानी जनमत की शक्ति इतनी है कि उनको जब भी उनकी शासन व्यवस्था खत्म होती है तो उनको वापस वोटों के लिए जाना पड़ता है, और वोटों की खातिर उनको मतलब भीख मांगने के ऐसा उदाहरण दिया गया इसमें, तो ऐसे वो उनको जाना पड़ता है। तो जनता की शक्ति के कारण वो ब्रिटिश के मंत्रिमंडल अधिनायक या तानाशाह नहीं हो सकता। वे जनमत की अवहेलना स्वयं अपने राजनीतिक अस्तित्व के मूल्य पर ही कर सकते हैं। ये ऐसा तथ्य है
जिससे मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं हो सकता। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जबकि प्रबल बहुमत वाली सरकार को जनमत के आगे झुकना पड़ता है। 1934 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने राष्ट्रीय सरकार को विशाल बहुमत प्राप्त था, फिर भी बेकारी, सहायता, विनियमन के प्रश्नों पर उसे झुकना पड़ा। यानी उनको फुल बहुमत था जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, लेकिन आखिर में ऐसी बातों के बेकारी, विनियम, सहायता नहीं करना, इसके लिए उनको झुकना पड़ा और जनता के सामने वोट के लिए आगे आए। सन 1935 में ब्रिटिश विदेश मंत्री सर सैमुअल होर ने अबिसिनिया के प्रश्न पर फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ समझौता किया, लेकिन ये समझौता समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गया और इस समझौते का ऐसा देशव्यापी विरोध हुआ कि ब्रिटिश कैबिनेट को ये प्रस्ताव अस्वीकार करना पड़ा। यानी फ्रांस के साथ कोई संधि कर दी थी, लेकिन जैसे चीन के साथ हम संधि करते तो जनता को ऐसी संधि हमें पसंद नहीं, तो जनता हाहाकार करती है, तो वहाँ पे ऐसे ही हुआ। विदेश मंत्री ने, फ्रांस के विदेश मंत्री और दोनों ने समझौता कर दिया, लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। आखिर में उस समझौते को अस्वीकार करना पड़ा। किसने? मंत्रिमंडल, क्योंकि संधि राष्ट्रपति के नाम से प्रधानमंत्री ही करता, मंत्री और प्रधानमंत्री परामर्श से ही संधि होती है। और विदेश मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा। ब्रिटिश के जो विदेश मंत्री थे, इतना लोगों ने विरोध किया तो उनको त्याग पत्र देना पड़ा। सन 1940 में प्रबल जनमत की मांग पर चैम्बरलेन सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा और जनमत के कारण ही सन 1946 में सरकार को इस्पात बोर्ड की शक्तियों में काफी परिवर्तन करना पड़ा, यानी उनकी मांगे मानना पड़ी। इस प्रकार से सन 1957 में सुएज नहर के प्रश्न पर तत्कालीन प्रधानमंत्री ईडन को त्यागपत्र देना पड़ा और 1863 में पॉम्युओ कांड के कारण देश में जो बवंडर उठा उससे मैकमिलन सरकार के आधार पर भारी प्रहार किया। वस्तु स्थिति ये है कि ब्रिटिश कैबिनेट को जनमत का सम्मान करना ही पड़ा। ऐसी स्थिति में जैनिंग के शब्दों में कहा है कि मंत्रिमंडल की समस्त सत्ता एकमात्र जन समर्थन पर निर्भर करती है और इसे तानाशाही नहीं कहा जा सकता। यानी जनता की शक्ति आ जाती है, जनता उनको त्याग पत्र देने पर मजबूर कर लेती है। क्यों कर दी है? क्योंकि जनता। तो इस तरीके से जैनिंग के अनुसार भी कहते हैं कि जनमत की इतनी शक्ति है। आखिर में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ा उनके विरोध में, इसलिए जनमत की शक्ति के कारण वो ब्रिटिश की जो सरकार है उनको गिरा भी सकती है। इसलिए मंत्रिमंडल कभी तानाशाह नहीं बन सकता। चौथा पॉइंट है सदन की परंपरा और अपने ही दल के सदस्यों का प्रतिक्रिया है। इसमें सदन की परंपरा है, यानी सदन जो ये संसद में जो सत्र चलता है वो सदन की परंपरा से जो बातें आ रही वही चल रही है। और मंत्रिमंडल के बाहर अपने ही राजनीतिक दल के सदस्यों की प्रतिक्रिया भी मंत्रिमंडल के तानाशाह बनने के मार्ग में बाधक होती है। ब्रिटेन में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है और इस सदन की परंपरा ऐसी है कि यदि कोई मंत्रिमंडल इन परंपराओं का अनादर या आदर न करे तो उसे दुस्साहस या दुस्साहस का भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। यानी परंपरा से जो मंत्रिमंडल, क्योंकि लिखित संविधान नहीं है वहाँ, अलिखित है, तो परंपरा से अनुसार जो चली आ रही है प्रतिक्रिया उनको करनी पड़ती है मंत्रिमंडल, और इसको हटाने की कोशिश की प्रतिक्रिया को तो जनता उनके विरोध में आ जाती है और उनको फिर बाद में त्याग पत्र देकर मूल्य चुकाना पड़ता है। कैबिनेट का लोक सदन पर नियंत्रण होता है और लेकिन लोक सदन यानी संसद, तो कैबिनेट का कार्यपालिका का व्यवस्थापिका पर नियंत्रण होता है। लेकिन लोक सदन को मंत्रिमंडल का एक मुख्य अनुसरणकर्ता नहीं कहा जा सकता है। लोक सदन
मंत्रिमंडल के कार्यों पर पैनी दृष्टि रखता है और इससे मनमानी नहीं करने देता। इस संबंध में हर्बर्ट मॉरिसन लिखते हैं कि मंत्रिमंडल अपनी बात मनवा लेता है। इसका अभिप्राय ये नहीं कि वह लोक सदन के सदस्यों के ऊपर अपनी इच्छा को मनमाने ढंग से आरोपित कर सकता है। उसे ये बात समझनी चाहिए कि उसे लोक सदन के प्रति आदर भाव रखना होता है। यानी वो व्यवस्थापिका पर नियंत्रण रख सकती है मंत्रिमंडल और हावी हो सकती है, लेकिन ऐसी कुछ बातें नहीं है, क्योंकि संसद ही कानून बनाती है और जनता के विरुद्ध कानून नहीं बनाएगी। तो कानून बनाती है तो मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री वो उनको दबाने की कोशिश करेंगे, नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि वो नियंत्रण में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका काम व्यवस्थापिका से भी पड़ता है। इसलिए ब्रिटिश में मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं बन सकता। जैसे उदाहरण के लिए नवंबर 1972 की एक घटना से हर्बर्ट मॉरिसन के इस कथन की पुष्टि होती है। जैसे कि नवंबर 1972 में एडवर्ड हीथ मंत्रिमंडल द्वारा आव्रजन नियमों का जो प्रस्ताव लोक सदन में रखा गया, उनके ही दल में एनोक पावेल और 6 सदस्य उनके विरुद्ध मतदान किया और 35 दक्षिणपंथी पिछली पंक्ति के सदस्य के सदन में अनुपस्थित रहे। दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों को पता है आपको। वामपंथी तो कहते हैं कि हर जाति को, हर वर्ग को शामिल करना उनके हित के लिए दल में। कोई दल में हर कोई है, वो है वामपंथी। दक्षिणपंथी है किसी एक वर्ग को उस दल में शामिल करना, एक ही वर्ग वो आएगा, उसी जाति का आएगा, बाकी नहीं आएगा। मजदूर है तो बहुत सारे मजदूर ही आएंगे, व्यापारी नहीं आ सकते, तो वो है दक्षिणपंथी। तो परिणाम स्वरूप सदन के अनुसार दल का बहुमत होते हुए भी प्रस्ताव के पक्ष में 240 और विपक्ष में 275 मत पड़े। यानी मत जब ये वोटिंग हुई तो विपक्ष में ये 275 पड़े और पक्ष में सिर्फ 240। हित मंत्रिमंडल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। यद्यपि प्रधानमंत्री ने अपनी इस हार को अमहत्वपूर्ण कहकर त्यागपत्र की मांग अस्वीकार कर दी, लेकिन इसके साथ ही लोक सदन के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वे कुछ महत्वपूर्ण रियायतों की घोषणा कर दल के असंतुष्ट सदस्यों को सहयोग, समर्थन और विश्वास प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये घटना भी घट चुकी है कि मंत्रिमंडल कभी भी क्या हो सकता है, अधिनायक या तानाशाह नहीं हो सकता है। एक और घटना 2003 में ऐसी एक स्थिति बनी थी कि 27 फरवरी 2003 में मजदूर दल के 121 सदस्यों ने तीन पंक्ति के व्हिप की अवहेलना करते हुए इस बात पर बल दिया कि इराक के विरुद्ध सैनिक शक्ति के प्रयोग का कोई आधार नहीं है। इस अवसर पर ब्लेयर अनुदार दल की सहायता से स्वयं को सत्ता बनाए रख पाए, यानी स्वयं को सत्ता में बनाए रख पाए। यानी कोई ऐसी बात कही जो लोगों को पसंद आई और वो खुद सत्ता पर रहे, उनको त्याग पत्र नहीं देना पड़ा, और जिसने विरोध किया उनको त्याग पत्र देना पड़ा। तो सदन की परंपराएं और अपने दल के सदस्यों की प्रतिक्रिया ये जो शुरू से है वैसी ही होनी चाहिए। अगर उसने बदलने, किसी मंत्रिमंडल ने अपने नियंत्रण या अपने शक्ति द्वारा बदलने की कोशिश की तो फिर बाद में लोग हावी हो जाएंगे और सरकार गिर जाएगी, और मंत्रिमंडल नहीं चाहते कि सरकार गिरे, इसलिए वो तानाशाह नहीं हो सकते। लास्ट पॉइंट है बच्चों, ब्रिटिश की राजनीति संस्कृति, यानी ब्रिटिश में राजनीतिक और संस्कृति। इन सबके अतिरिक्त ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति मंत्रिमंडल के अन्यवादी अधिनायकवाद के मार्ग की एक बड़ी बाधा है। जनता अपने नेताओं में विश्वास रखती है और नेता जनमत के आधार करते हैं। कार्यकाल की उक्ति में मैं नेता हूँ इसलिए मुझे जनता का अनुगमन करना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में मंत्रिमंडल या सरकार स्वयं ही अपनी शक्तियों पर अंकुश
लगा लेते हैं। बटलर कहते हैं कि सभी राजनीतिज्ञ आचरण के उचित सिद्धांतों का पालन करते हैं। यानी मैं नेता हूँ, जो सोचता है मंत्रिमंडल के जो होते हैं सदस्य, वो कहते हैं मैं नेता हूँ इसलिए मुझे जनता का अनुगमन करना है। यानी मैं नेता हूँ, उनको द्वारा चुना गया, इसलिए लोग जो चाहते हैं उनकी मांगों को पूरा करना मेरा फर्ज होता है। इसलिए ब्रिटिश में मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं बन सकता। इसके बारे में लास्की ने अपनी पुस्तक में इंग्लैंड में संसदीय शासन नितांत उचित रूप से ये विचार व्यक्त किया है कि मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था का केंद्र अवश्य है और उसकी प्रमुखता भी है, किंतु उनकी स्थिति अधिनायक जैसी नहीं रहती, यानी वो अधिनायक नहीं बन सकता। 20वीं सदी के आरंभ में मंत्रिमंडल की शक्तियों में निरंतर वृद्धि और संसद की शक्तियों में औश यानी कम हो गई शक्ति, औश की प्रवृत्ति देखी गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब 1970 के बाद इस प्रवृत्ति पर रोक लग गई है। गेम्सी मूडी ने इसके संबंध में लिखते हैं कि 1970 के संसद के द्वारा नवीन उत्तरदायित्व को ग्रहण करते हुए अपनी सत्ता पर बल देना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार सत्ता व सम्मान के उस हौस को रोक दिया और 1950 से 60 के वर्षों में ऐसा देखा गया। यानी लास्ट की कह रहे कि अब जनता वही करती है जो उनकी संस्कृति परंपरा से आ रही बात है, और जो संस्कृति और राजनीतिक जो करते हैं उसमें जनता के हित की बात नहीं चाहिए। व्यवहार में मंत्रिमंडल सदन को नियंत्रण करता है, लेकिन लोक सदन के संदर्भ में इसकी स्थिति समय समय पर परिवर्तित होती रही है। इस संबंध में एक सामान्य बात कही जा सकती है कि यदि सरकार को लोक सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है और शासक दल में नेतृत्व के लिए कोई विवाद नहीं होता तो लोक सदन में मंत्रिमंडल की स्थिति सुदृढ़ होती है। अन्यथा मंत्रिमंडल को पग पग पर लोकसभा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होता है। यानी बहुमत मिला, बहुमत नहीं मिला पुल, तो फिर बाद में मंत्रिमंडल को छोटी छोटी बातों के लिए लोक सदन की ओर ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो वो लोकसभा भंग होते ही मंत्रिमंडल को भी त्यागपत्र देना पड़ेगा। मार्च 1979 में लोक सदन ने अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर केलहन सरकार को पदच्युत या पद से हटा दिया गया था, कर अपनी शक्ति का परिचय दिया था। किसने? लोकसभा ये संसद के सदस्यों ने 1979 में। लेकिन मई 1979 और मई 1983 1979 और 1983 और इसके बाद 1987 के बाद चुनावों के थैचर मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और उसके मंत्रिमंडल थैचर सरकार को लगभग 11 वर्ष के संपूर्ण कार्यकाल में लोक सदन में सुदृढ़ स्थिति प्राप्त रही, लेकिन 1990 के अंत में त्यागपत्र देना पड़ा। यानी कंटिन्यू 2, 5 और 10 वर्ष उन्होंने कर दिया, लेकिन आखिर में उनको 90 में त्यागपत्र देना पड़ा। मंत्रिमंडल और संसद के पारस्परिक संबंध मंत्रिमंडल को प्राप्त सफलताओं असफलताओं पर भी निर्भर करते हैं। मैक्टिसोन्स कहते हैं कि जब तक मंत्रियों की नीतियां सफल रहे और उन्हें जन समर्थन तथा समर्थकों का उत्साह प्राप्त रहे, सदन में उन्हें मंत्रियों को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त रहती है। लेकिन हतोत्साही नेतृत्व, बाहरी सफलता, मंत्रिमंडल की अक्षमता या मंत्रिमंडल में आंतरिक मतभेदों का प्रभाव सदन को शक्तिशाली बना देता है और सदन के द्वारा नीतियों में वर्तमान के लिए भारी दबाव डाला जा सकता है। यानी वो दबाव में भी आ सकते हैं और ज़्यादा शक्ति भी यूज नहीं कर सकते। जब तक लोग खुश हैं तब तक मंत्रिमंडल पद बना रहेगा। इसलिए ब्रिटिश में मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं हो सकता या अधिनायक नहीं बन सकता। अब मंत्रिमंडल के नियंत्रण की वांछनीय क्या है? लास्की ने रैमजी मोरियो की धारणा को अस्वीकार करते हुए विचार व्यक्त किया कि शासन में मंत्रिमंडल की प्रमुखता वांछनीय और संसदीय शासन के सफल संचालन के लिए आवश्यक भी है। उसका विचार है कि जब एक राजनीतिक दल निश्चित कार्यक्रम के आधार पर लोक सदन में बहुमत में प्राप्त कर लेता है तो उसका ये कर्तव्य
वो चाहता है कि वह अपने इस कार्यक्रम को पूरा करे। कार्यक्रम को क्रियान्वित मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जा सकता है, लोक सदन के द्वारा नहीं। यानी कार्य ये भी क्रियान्वित भी मंत्रिमंडल करते हैं, और मंत्रिमंडल भी ये कार्य तभी करता है जबकि उसे लोक सदन के बहुमत का विश्वास हो। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल पूर्व निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी शक्ति के साथ कार्य करता है। तो इससे बुराई क्या है? वस्तु स्थिति तो यह है कि यदि मंत्रिमंडल ऐसा न करे तो जनसाधारण का लोकतंत्र में विश्वास ही डगमगाने लगेगा। अतः शासन में मंत्रिमंडल की यह प्रमुखता लोकतंत्र की प्रवृत्ति में नितांत अनुकूल है। मंत्रिमंडल की यह प्रमुखता इस दृष्टि से भी स्वाभाविक और वांछनीय है कि न केवल इंग्लैंड वरन विश्व के सभी आधुनिक प्रजातंत्रों में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका के अधिक शक्तिशाली होने की प्रवृत्ति देखी गई है, लेकिन मंत्रिमंडल ज़्यादा शक्तिशाली या अधिनायक नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी नियंत्रण होता है, लोक सदन का यानी संसद का नियंत्रण भी होता है। कभी नियंत्रण और संतुलन होता ही रहता है, तभी वो मनमाने तरीके से कार्य नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो कल हमने ये ब्रिटिश के 2 पॉइंट पढ़े थे, आज हमने ये सारा पूरा किया। कल हम ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कैसे बनता है, कैसे उनका पद का औपचारिक रूप है और उनकी शक्तियाँ, कार्य और शक्तियाँ हम कल पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री के किस तरीके से औपचारिक होता है, क्या किस तरीके से वास्तविक होता है और कैसे वो कार्य करता है, किस हिसाब से उनको शक्तियाँ मिली है, वो सब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।